हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन किया था, उसकी एप्लीकेशंस हमने सीखी थी। और आज हम जितनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमने कल सीखी थी उनके अंदर वर्क डन कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ उनके हम इंडिकेटर डायग्राम यानी पीवी ग्राफ जो है उनके बना के देखेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर इसमें बात करें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी थी? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, हमने यही कहा था। और अगर हम इक्वेशन बना के देखें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी स्टेट इक्वेशन हम पढ़ते हैं, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो स्टेट इक्वेशन हमने लिख रखी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या रेशियो में अगर लिखें V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 लिख सकते हैं। इंडिकेटर डायग्राम, अगर किसी भी गैस को हम आइसोबारिकली कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें तो उसका इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा। देखो ये एक्सपेंशन के लिए बनाया मैंने ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर एक्सपेंशन हमने शो किया है। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो एरो के साइन को देखिए, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो कांस्टेंट मतलब इस केस में अगर आप स्लोप देखोगे, स्लोप का मतलब क्या समझते हैं, इसका स्लोप अगर हम बात करें m, उसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा से, टेंजेंट ऑफ थीटा। अब देखिए इस ग्राफ का v के साथ में एंगल कितना बन रहा है, 0। सो टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री, यानी इसका स्लोप जो आता है वो 0 है। इसका स्लोप कितना है, 0। चाहे वो आइसोथर्मल चाहे वो एक्सपेंशन का केस हो या कंप्रेशन, दोनों केस में स्लोप क्या होगा, 0। देखो ग्राफ बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ एरो के साइन को मैंने चेंज कर दिया, यहां कंप्रेशन का साइन है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, या कंप्रेशन कर रहे हैं, आइसोबारिकली कंप्रेशन या आइसोबारिकली एक्सपेंशन अगर करते हैं तो किन फैक्टर पे चेंज आएगा, किन किन पैरामीटर पे चेंजेस आता है। जब हम एक्सपेंशन करते हैं आइसोबारिक, यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर वेरी ना हो, यानी उसको हम ये कह सकते हैं हीटिंग, या कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आइसोबारिक प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और हीट जो है एक्सपेंशन के दौरान हीट जो है वो फ्लोज इनटू द सिस्टम होगी। मतलब ये एक गैस है, इस सिलेंडर के अंदर मान लो हमने एक गैस फिलअप कर ली, ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, और इसको एक पिस्टन जो है यहां लगा देते हैं। ठीक है, ये पिस्टन लगा दिया, इसको मैंने आइसोबारिकली जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ऐसे केस में एक्सपेंशन जब होगा तो हीट जो है एंटर करती है। सो डेल्टा क्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम की हीट जो है वो इंक्रीज हुई है। सिस्टम की हीट क्या है, इंक्रीज हुई है। और टेम्परेचर जो है इस केस में इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर वो भी पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से आइसोबारिक कंप्रेशन की अगर बात की जाए तो जब आइसोबारिकली किसी गैस को कंप्रेस करेंगे तो उस केस में वो सडनली कूल डाउन होगी। ठीक है, गैस जो है कूलिंग होगी, गैस की कूलिंग होने का मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, कूलिंग डेल्टा टी डिक्रीज होने पर डेल्टा टी क्या है, नेगेटिव है। आपने क्या किया, कंप्रेस किया है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम, तो डेल्टा भी नेगेटिव रहेगा। जैसे ही आप कंप्रेस करते हो तो अंदर की हीट, सिस्टम की हीट बाहर की तरफ फ्लो करेगी, इससे बाहर की तरफ हीट जाएगी, तो हीट जब बाहर की तरफ मूव करती है तो डेल्टा क्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है जो अपने को यूज करने हैं। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर जो स्पेसिफिक हीट है सीपी, वो किसके बराबर होता है, एफ बाई 2 + 1 इंटू आर। एफ यहां पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है। 3a - r मैंने एक रिलेशन बताया था।
ठीक है, ए जो है नंबर ऑफ एटम मान सकते हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, आर रिलेशन। सो मोनोएटमिक गैस के लिए मैंने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डायटोमिक के लिए 5 होती है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप सीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आर की टर्म में। आर क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। बल्क मॉडुलस की बात करें, बल्क मॉडुलस क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ओवर वी। अब आपने कहा कि आइसोबारिक प्रोसेस है, डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसमें कितना रहता है? 0। इसमें गैसेस को अगर हम आइसोबारिकली अगर हम कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, तो जो कोफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। अब बात आती है वर्क डन। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन कितना होगा? आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन निकालने के लिए, जैसे हमें पता है कि पी तो क्या रहेगा इस प्रोसेस के अंदर? कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू जो है, डेल्टा डब्ल्यू अपने को पता है किसके बराबर होता है? पी डेल्टा वी के बराबर होता है, या हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। और अगर हमें इसको कंप्रेस करना है या एक्सपेंड करना है, मतलब V1 से वॉल्यूम में V2 तक एक्सपेंड कर रहा हूं सपोज करो, तो वर्क डन कितना होगा? इसको इंटीग्रेट कर दिया V1 से V2 तक, P dV, और dV का इंटीग्रेशन करने के बाद V बनेगा, उसकी लिमिट पुट की, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल। सो मेरे पास में वर्क डन आ गया PV2 माइनस PV1। और अपने को पता है गैस कांस्टेंट से PV2 किसके बराबर है? n नंबर ऑफ मोल्स जो है हमने 1 ले लिए, तो यहां लिखूंगा मैं RT2, और PV1 को मैं लिखूंगा RT1। तो इनकी वैल्यू मैंने पुट किया nRT2 माइनस T1, या डेल्टा T लिख सकते हैं इसको, nR डेल्टा T। सो DW जो है आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन किसके बराबर है? आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन किसके बराबर आता है? DW विच इज इक्वल्स टू nR डेल्टा T। nR डेल्टा T, n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। प्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कैसे वेरी करता है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, हालांकि हमने पहले पढ़ भी लिया था, लेकिन अब और डिटेल में हम देख रहे हैं। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। और डेल्टा U कितना है? डेल्टा U को हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि NCV डेल्टा T होता है, NCV डेल्टा T। और CV के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। CV किसके बराबर होता है? CV इज इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस 1, और CP जो है वो कितना होता है? गामा टाइम्स दी R अपॉन गामा माइनस 1। तो वेल यहां पे CV आ रहा है NCV डेल्टा T। CV की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 हमने पुट किया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो DU आ गया, डेल्टा U आ गया। DW कितना आया है वो हमने लिखा था NR डेल्टा T, NR डेल्टा T, ये लिख दिया मैंने। अब इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में डेल्टा U और डेल्टा W की वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे पास में NR गामा माइनस 1 डेल्टा T, ये तो हमारा हो गया C डेल्टा U, और डेल्टा W जो है NR डेल्टा T हो गया। इसमें से जो चीज है N डेल्टा T कॉमन आ गया है, ठीक है, R भी कॉमन आ रहा है, गामा ओवर गामा माइनस 1 ये रह गया है। यानी कहने का मतलब गामा टाइम्स दी R गामा माइनस 1 ये किसके बराबर है? CP के बराबर। तो डेल्टा Q जो है वो NCP डेल्टा T के बराबर आ गया। और CP क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो डेल्टा Q जो है एट कांस्टेंट प्रेशर जो है ये बनेगा, ठीक है, समझ आ गई बात। इसी तरीके से डेल्टा U जो है, अगर आपको पता है डेल्टा U किसके बराबर है, यहां देखिए डेल्टा U है NCV डेल्टा T, और यहां NCP डेल्टा T किसके बराबर है? वो डेल्टा Q के बराबर होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखिए क्या वेरिएशन आया, डेल्टा Q किसके बराबर होता है? NCP डेल्टा T। आप डायरेक्ट लगा सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, हीट अपने को पता चल जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए आइसोबारिक प्रोसेस हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमेट्रिक, हम बोल देते हैं इस प्रोसेस को। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, डेफिनेटली हम ये कहें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो या ये कहें कि भाई डेल्टा V जो है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 रहेगा। सो P डेल्टा V वर्क डन तो पक्का 0 हो गया, वर्क डन तो पक्का 0 हो गया। सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब डेल्टा W जो है वो हमारा 0 होगा।
स्टेट इक्वेशन बना के देखते हैं। वॉल्यूम आपने कांस्टेंट किया है तो डेफिनेटली प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अच्छा, ये 3 लॉ जो है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, वो भी यहां से कनेक्ट हो रहे हैं। आप ये चीज भी देखिए। तो कई बार जो है इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वो इनमें से किस लॉ के इक्विवेलेंट है, या फिर ये भाई आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस है तो ये किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको आप समझ सकते हो। वेल, यहाँ पे स्टेट इक्वेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P1 ओवर P2, T1 ओवर T2, इनका रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा। इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ग्राफ जो मिलेगा वो ग्राफ पीवी ग्राफ इस तरीके का मिलेगा। ये एक्सपेंशन के लिए है, आइसोकोरिक हीटिंग हम इसको बोल रहे हैं, एक्सपेंशन हम इसको बोल रहे हैं, एक्सपेंड कर रही है। तो एक्सपेंशन के दौरान ग्राफ में एरो का साइन मैंने सिर्फ, और आप देख रहे हो प्रेशर के बिल्कुल पैरेलल लाइन मिलेगी क्योंकि वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। इस केस में प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो प्रेशर जो इंक्रीज होने पे प्रेशर, फाइनल प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा। डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहां से डेल्टा टी की वैल्यू अपने को क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज है इसका मतलब डेल्टा क्यू डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा और इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम मैंने यहां पे बनाया। इसी को अब कंप्रेस होते हुए बना सकते हैं नीचे की डायरेक्शन में। इसका स्लोप कितना बनेगा बेटा, इसका स्लोप m जो हम टेंजेंट थीटा से निकालेंगे, इसका स्लोप जो है आप देखोगे एंगल जो है कितना बन रहा है, इसका एंगल बन रहा है 90 डिग्री। किसके बराबर बन रहा है, 90 डिग्री। सो टेंजेंट 90 हो गया इन्फिनिटी। तो अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए स्लोप की बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस में स्लोप कितना है, इन्फिनिटी है। जबकि इससे पहले जो प्रोसेस हमने आइसोबारिक पढ़ी थी उसका स्लोप कितना था, 0 था। तो ये ध्यान रखिए, कई बार स्लोप रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रोसेस का स्लोप जो है ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, आइसोकोरिक कूलिंग, कूलिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। उसी के जस्ट अपोजिट अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो डेल्टा यू वो नेगेटिव, डेल्टा क्यू वो भी नेगेटिव हुआ। ठीक है, आइसोकोरिक कूलिंग है, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ है वो वैसा ही बन रहा है, सिर्फ एरो का साइन चेंज हुआ क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है इसमें, प्रेशर हमने डिक्रीज किया है इसमें। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। कूलिंग किया है वॉल्यूम को कांस्टेंट, कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं कर रहे। आइसोकोरिक कूलिंग, कूलिंग का मतलब हमने एक टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, प्रेशर कंप्रेस किया है तो प्रेशर डिक्रीज, सॉरी कूलिंग किया है तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यानी प्रेशर भी डिक्रीज कर रहे हैं। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, याद रखिए, इस अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि कूलिंग हुई है या हीटिंग हुई है, ये देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो जब आपने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इसी तरीके से यहाँ प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। स्पेसिफिक हीट, इसमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम F/R के बराबर होती है। ये भी आप टिप्स पे रखिए, टिप्स पे कैलकुलेट करके रखेंगे। Cp कितना था, 1 + F/2 × R था, यहाँ पे F/2 × R Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस कितना आएगा बेटा, देखो बल्क मॉडुलस अगेन जो हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा P ओवर डेल्टा V, डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V। ठीक है, तो जो इसके अंदर अपने को पता है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, डेल्टा V जो है वो क्या है, 0 है, तो समथिंग अपॉन 0 यानी इंफिनिटी। तो इस केस में बल्क मॉडुलस आपने देखा इंफिनिटी है, जबकि आइसोबारिक में B जो है वो कितना था, 0 के बराबर था। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली टर्म जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से क्वेश्चन, इस जितने भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे सबका बल्क मॉडुलस, जितने भी इंडिकेटर डायग्राम पढ़ेंगे, पीवी ग्राफ, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, अमूमन नीट जेई में क्वेश्चन देखा जाता है, आप उठा के देखोगे तो। ठीक है, अच्छा वर्क डन की बात करते हैं। इसमें वर्क डन P डेल्टा V, डेल्टा V क्या है, 0, तो वर्क डन 0 हो गया।
फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आपको पता है डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो। सो डेफिनेटली डी क्यू या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, और डेल्टा यू किसके बराबर था, एन सीवी डेल्टा टी के बराबर था, एन सीवी डेल्टा टी के बराबर था। ठीक है, तो मैंने एन सीवी डेल्टा टी लिख दिया। सीवी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस वन है, सीवी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस वन है। ठीक है, और आर डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी को लिख सकता हूं T2 माइनस T1, डेल्टा टी को, और आर से मल्टीप्लाई करूं तो आर T2 माइनस आर T1। अब इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ, P2V2 इज इक्वल्स टू आर T2 लिख सकता हूं, और P1 V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, आर T1। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पे, आर T2 माइनस आर T1, और उसी को हम P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो ये डेल्टा क्यू यानी डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपने को एक बात पता चली कि डी क्यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, डी यू के बराबर है, और डी यू या डी क्यू किसके बराबर है, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर है, या इसी को हम लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए मतलब आप लगा देना। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो तीसरी प्रोसेस आती है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस आती है आइसोथर्मल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों कंफ्यूज करती है, एक तो स्लोप में कंफ्यूज करेगी, इसका इंडिकेटर डायग्राम एक जैसा बनता है, तो वो अब शॉर्ट आउट करेंगे हम, उसकी प्रॉब्लम नहीं है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं नेसेसरी कंडीशंस। आइसोथर्मल प्रोसेस इसको बोला था हमने जिसमें टेम्परेचर क्या रहता हो, कांस्टेंट। तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी डेफिनेटली जीरो, और भाई डेल्टा टी अगर जीरो तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं इंटरनल एनर्जी वो इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको डेल्टा क्यू बोल रहे हैं, डेल्टा यू जीरो, तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है, मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन गया। नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस करना चाहते हो तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है जिस भी कंटेनर के अंदर आपने गैस कंटेन किया हुआ है या गैस ले रखा है, जिस भी कंटेनर के अंदर, वो कैसा होना चाहिए, उसके वाल्स कैसी होनी चाहिए, उस कंटेनर की वाल जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। ऐसा क्यों भाई, वो परफेक्टली कंडक्टिंग क्यों होना चाहिए, हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। हम क्या चाहते हैं, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर मैं इसको इधर से यहां से हीट देता हूं, हीट जा रही है, हीट जा रही है, हम चाहते हैं कि भाई इसका जो है टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो हीट जो है किस फॉर्म में जाती है, दो फॉर्म में जाती है, या तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। भाई टेम्परेचर इंक्रीज करना नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो फिर क्या हो, फ्री एक्सपेंशन हो इसका। मैं जितनी हीट दे रहा हूं वो क्या किस में जाए, इसके एक्सपेंशन में चली जाए, मतलब वो एक्सपेंड होती चली जाए, इसकी इंटरनल एनर्जी फिक्स रहे, यानी इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या है कि जो कंटेनर जो की वाल जो है वो कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिव होनी चाहिए। अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, कंप्रेशन से अपने को पता है किसी भी चीज के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो अपने को पता है वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हुआ, क्योंकि कंप्रेशन किया, कंप्रेशन से हीट रिलीज हुई, उस हीट रिलीज जो हुई है उसी से वो हीट अप हो रहा है। तो यहां जब मैं इसको सडनली कंप्रेस करूंगा किसी पिस्टन की हेल्प से, ठीक है, इस पिस्टन की हेल्प से मैं इसको कंप्रेस करूंगा सडनली, तो क्या होगा, तो बेसिकली वो जैसे ही कंप्रेस करेंगे तो हीट रिलीज होगी, वो हीट जो है इसके टेम्परेचर को राइज करेगी, बट हम चाहते हैं कि वो टेम्परेचर राइज ना हो। ऐसा कब हो सकता है कि कंप्रेशन स्लो करें, कंप्रेशन स्लो करें। स्लो करने से क्या होगा भाई, ये वाल्स जो है कंटेनर की वाल्स ये परफेक्टली कंडक्टिंग लेंगे तो हीट को बाहर जाने का टाइम मिल जाएगा, इससे हमारी गैस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे वही चीज लिखी है, वाल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन मस्ट बी वेरी स्लो। यानी कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या हो, स्लो रेट में होना चाहिए, धीरे धीरे हो, ताकि हीट को सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में जाने का टाइम मिल जाए। समझ आ गई बात। सो स्टेट इक्वेशन लिख सकते हैं, डेल्टा टी अगर जीरो है, टी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये लिख सकते हैं। पीवी कांस्टेंट है तो पी इज रेसिप्रोकल ऑफ वी,
यानी हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये लिखा जा सकता है। तो मतलब ये अलग अलग फॉर्म हो गई, P रेसिप्रोकल ऑफ V, यानी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। P1 बाय P2, V2 बाय V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंडिकेटर डायग्राम, भाई मैंने एक इंडिकेटर डायग्राम बनाया, मैंने अभी अभी बताया कि P जो है वो P क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ V है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज होगा। मतलब ये मैंने ग्राफ बनाया है, एक्सपेंशन हो रहा है इसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। मैंने 3 ग्राफ बनाए, ए बी और ये सी। अगर इन ग्राफ को ध्यान से देखें, इन ग्राफ में भी कई बार जो है, पहला ए ग्राफ जब मैंने ड्रॉ किया P से V के बीच में, उस दौरान टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया T1 पे। बी ग्राफ जब मैंने बनाया तो T2 पे टेम्परेचर फिक्स किया, और थर्ड ग्राफ जब मैंने सी ग्राफ बनाया तो T3 पे प्रेशर टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया। तो वेल जो यहाँ पे सबसे ऊपर ग्राफ जो दिख रहा है, उस दौरान टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, उस दौरान टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिए। और करस्पॉन्डिंग लेस देन T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, इस तरीके से, ठीक है। तो चलो भाई ग्राफ तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन बात आती है स्लोप कितना है इसका स्लोप कितना है। अब ये स्लोप को समझने के लिए मैंने स्लोप यानी हम इसको कहें कि m हमें कैलकुलेट करना है, स्लोप जिसको मैंने टेंजेंट ऑफ थीटा बोला। अच्छा, पहले जो है आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर हमने देखा स्लोप कितना था, 0, ठीक है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक में स्लोप कितना हो गया, इनफाइनाइट। क्या यहां 0 और इनफाइनाइट के बीच में स्लोप बेसिकली 0 और इनफाइनाइट के बीच में है, तो इनके बीच की वैल्यू कितनी आएगी, किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, लेट्स चेक इट आउट। तो डेल्टा, या फिर मैं कहूंगी टेंजेंट ऑफ थीटा मुझे नहीं पता है भाई इसका कितना एंगल है, लेकिन मेरे को एक चीज पता है, वो क्या, PV इज इक्वल्स टू RT, PV इज इक्वल्स टू RT। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके लिखता हूं, P dV प्लस V एज इट इज, अब की बार मैंने लिखा DP, और इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि T टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T कांस्टेंट है, T क्या है, कांस्टेंट है बेटा, T कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है 0 होता है। सो P dV इज इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ V dP, और P इक्वल्स टू माइनस ऑफ V dP ओवर dV मैंने लिखा, या इसी को आप लिख सकते हो भाई dP ओवर dV ओवर V, और ये क्या बन गया, बल्क मॉडुलस, ये क्या बन गया, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो इंडिकेटर डायग्राम में अपने को एक चीज समझ में आया कि मेरे पास में एक तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू पता चल गई भाई, देखा बल्क मॉडुलस की वैल्यू, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बी क्या है, बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। लेकिन अभी भी स्लोप नहीं आया है, स्लोप कैसे निकालेंगे, डीपी बाय डीवी, इसमें डीपी बाय डीवी क्या होगा, स्लोप होगा। तो यहां से बना रहे हैं, इसी से ही स्लोप बन रहा है, डीपी बाय डीवी यहां से निकालो, देखो पी बाय वी आएगा इज इक्वल्स टू, यहां पे मैंने लिखा माइनस ऑफ डीपी बाय डीवी, और स्लोप एस इज इक्वल, स्लोप एम इज इक्वल्स टू डीपी बाय डीवी विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी अपॉन वी के बराबर है, ठीक है। तो ये याद रखिए, देखो मैंने जो चीज अभी यहां से निकाली है, ये स्लोप आ गया किसका, आइसोथर्मल कर्व का, किसके बराबर है, P ओवर V के बराबर है, P ओवर V के बराबर है। जितने भी आइसोथर्मल कर्व होंगे, आइसोथर्म्स होंगे, चाहे वो कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, उसका स्लोप माइनस ऑफ P बाय V की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। समझ आ रहा है या नहीं, कभी यूं ही स्पीड में भागे जा रहे हो।
सारी चीज को अच्छे से समझो और इनको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। और देखो मैंने जो जो चीज निकाली है वही बेस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उस टाइम पे आपको इनकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंसेप्ट को बूस्टअप करके रखो, पूरा टिप्स पे रखो। जब ये टिप्स पे रहेंगे, ये देखिए मैं निकाल कैसे रहा हूं, कैसे कैलकुलेट किया हमने, वो सारी चीज अपने को न्यूमेरिकल में भी यूज पड़ेगी। अब स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं भाई। स्पेसिफिक हीट को डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी लिखते हैं। वो कितनी है? इन्फिनिटी। वो कितनी है? इन्फिनिटी। और ये मैंने अभी आपको आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बताया है, कितनी होती है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को ई आई से मैंने रिप्रेजेंट किया, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आई, जिसको मैंने लिखा डीपी ओवर डीवी बाय वी माइनस का, ये किसके बराबर आता है? पी बाय वी के बराबर, सॉरी पी के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? पी के बराबर, ठीक है। जो अभी जस्ट अभी किया वही एक्सप्रेशन यहां यूज हो रहा है, जो जस्ट यहां अभी ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने किया है, बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ रहा है? पी के बराबर आ रहा है। तो ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके बराबर है? पी के बराबर। समझ आ गया इतना? नेक्स्ट देखिए, वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस के अंदर। वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन को मैंने लिखा पी डीवी, वॉल्यूम V1 से V2 तक, और हो सकता है V2 V1 से ज्यादा, हो सकता है कम भी हो, ठीक है। तो मैंने लिखा पी डीवी, इसको इंटीग्रेट किया मैंने, ठीक है। और P की वैल्यू PV इज इक्वल्स टू nRT हम लिखते हैं भाई। और P का वैल्यू कितना बनेगा? nRT डिवाइड बाय V। ये यहां यूज कर दिया मैंने एज इट इज। P की वैल्यू मैंने रखी। अब W इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा? nRT और इंटीग्रेशन V1 से V2 तक, और यहां पे 1 बाय V इंटू डीवी। और इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, इंटीग्रेशन में याद रखिए 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लिखते हैं log ऑफ एक्स बेस ई। नेचुरल log एक्स के बराबर आता है। सो वेल nRT जो है वो किसके बराबर आ गया? log ऑफ बेस ई v, और लिमिट इसकी हो जाएगी V1 से V2, ठीक है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट वर्क डन W इज इक्वल टू मैंने लिखा nRT, और लॉगरिथम के अंदर लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। मैंने लिखा log ऑफ बेस ई V2 माइनस log ऑफ बेस ई V1। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n कैन बी रिटन एज log ऑफ m अपॉन n, लिख सकते हैं। ये लॉगरिथम के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो मैंने इसको यहां पे W इज इक्वल्स टू nRT और log ऑफ बेस ई V2 अपॉन V1 लिख सकता हूं मैं। इसी को V2 ओवर V1 किसके बराबर था? V2 ओवर V1 किसके बराबर था? ये देखो V2 ओवर V1 किसके बराबर? P1 बाय P2 के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं nRT और नेचुरल लॉग P1 ओवर P2 की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो भाई हमारे पास में एक ये रिजल्ट आ गया, ये वर्क डन का रिजल्ट आ गया अपने पास में। कितना वर्क डन होगा ये पता चल गया यहां से, ठीक है। समझ आ गया? या बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, बेस 10 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बेस 10 में लिखने का तरीका क्या होता है? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से मैंने मल्टीप्लाई किया nRT और यहां log ऑफ बेस 10 और V2 बाय V1, ये लिख सकते हैं भाई। कितना वर्क डन हो जाएगा? n नंबर ऑफ मोल्स है, गैस के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स लेंगे वर्क डन भी उतना ही ज्यादा होगा, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो डेफिनेटली मास मैटर करता है। एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जितनी ज्यादा गैस का मास होगा उतना ही जो है वर्क डन भी होगा। ये था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। टिप्स पे रखिए फॉर्मूले, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनेगा, बड़ा सिंपल सा है, पहले भी पढ़ लिया था हमने। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आपको पता है डेल्टा टी जीरो है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा टी क्या होगा, जीरो। तो डेफिनेटली डेल्टा टी जीरो होने पे मैंने क्या बताया था, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट आती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट आती है एडियाबैटिक प्रोसेस। थक तो नहीं गए होंगे, कोई बात नहीं बेटा, जो आज मेहनत कर रहे हो यही तो रंग लेके आएगी। यही जो पीड़ा है, ये जो थकान है, ये थकान हमें संकेत दे रही है कि हम बहुत करीब हैं हमारे डेस्टिनेशन के। सो बेटा प्लीज जो है इसको आप नेगेटिव सेंस में ना लो। थकावट जिंदा लोगों को होती है, थकावट हमें किसको होगी, जिंदा लोगों को होगी, ठीक है। तो अब अगर आप जिंदा हो तो डेफिनेटली थकावट भी होगी, पेन भी होगा, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है। और जो लोग जिंदा है उन्हीं को होता है, मुर्दे को कभी जो है थकावट नहीं होगी, ठीक है। तो आप जिंदा हो इस चीज का खुशी मनाइए, ठीक है। चलो बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें हीट कांस्टेंट रहेगी, यानी डेल्टा क्यू क्या रहेगा, जीरो। डेल्टा क्यू कितना रहेगा इसमें, जीरो, डेल्टा क्यू जीरो रहेगा। अब जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसको होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या रहेंगी, नेसेसरी कंडीशन रहेगी द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटिंग। भाई पहले जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पढ़ा था वह यहां पे बात करते हैं। परफेक्टली इंसुलेटिंग अगर होगा तो हीट बाहर या बाहर से अंदर सिस्टम के अंदर नहीं आ पाएगी, यानी हीट जो है मूव नहीं करवानी है, हीट चेंज जो है वो क्या रहे, जीरो रहे, यानी हीट जो है मूवमेंट ही ना हो। हाँ प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन है वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन मस्ट बी वेरी फास्ट, इतना फास्ट हो कि हीट को सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में आने का टाइम ही ना मिले। जैसे कि सडन बस्ट होता है, टायर फटता है, तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जो अचानक से हो उनके अंदर हम एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। जैसे साउंड ट्रेवल करती है, साउंड जो है किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है एडियाबैटिकली, ठीक है। यानी हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड जो है जब ट्रेवल करती है तो मीडियम के जो पार्टिकल है कंप्रेस होंगे, एक्सपेंड होंगे, कंप्रेस होंगे, एक्सपेंड होंगे, और उन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन बार बार हो रहा है, एक्सपेंशन जो हो रहा है, ठीक है, मीडियम के पार्टिकल्स का, वो एडियाबैटिकली हो रहा है, न कि आइसोथर्मली, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में अपने को वेव्स वाले चैप्टर के अंदर पता चलेगा। सो वेल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनेगा, डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी, या ये कहें डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। स्टेट इक्वेशन, इसकी तीन स्टेट इक्वेशन बनेगी भाई। देखो ये कैसे बनी है, ये पहले भी लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और गामा जो है बार बार पढ़ चुके हैं भाई, ये सीपी बाय सीवी है। गामा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं है, वहां पे भी गामा यूज किया गया था, बट ये सीपी बाय सीवी है, स्पेसिफिक हीट रेशियो जिसको बोलते हैं, जिसको हम निकाल सकते हैं 1 + 2/f से, 1 + 2/f से निकाल सकते हो सीपी बाय सीवी। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मिलेगी, क्योंकि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो मैंने लिखा पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या इसको P1 V1 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P3 V3 रेज टू द पावर गामा, ये कांस्टेंट रहेगा फैक्टर, ठीक है। और अगर हम यहां पे लिख रहे हैं भाई PV इज इक्वल्स टू RT, PV 1 मोल के लिए PV इज इक्वल्स टू RT, तो मैं यहां पे V की वैल्यू लिखूंगा तो RT अपॉन P लूंगा, और P की वैल्यू लिखूंगा तो RT अपॉन V। ये दोनों वैल्यू, एक बार V की एक बार P की वैल्यू पुट करके ये दो इक्वेशन और आ जाती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवा दिया था। T
v रेज टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट बनता है, या फिर p1 माइनस गामा t माइनस गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम इसका भी ऐसा ही बनेगा। ये एक्सपेंशन का बनाया मैंने, कंप्रेशन का बनेगा तो एरो का साइन चेंज हो जाएगा। स्टेट थी इसकी P1 V1 T1, बाद में स्टेट क्या बन जाएगी P2 V2 और T2 बन जाएगी। ठीक है, स्लोप इसका कितना होगा, यहां से हम टेंजेंट ऑफ थीटा लिखेंगे, बट थीटा मुझे नहीं पता, तो हम इस केस में जो है क्या लिख सकते हैं, स्लोप इसका, स्लोप m निकालने के लिए मैंने PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू मैंने लिखा है कांस्टेंट, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो P एज इट इज छोड़ा मैंने, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे V रेज टू द पावर गामा का, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे V रेज टू द पावर गामा का, तो ये बनेगा गामा आगे आ जाएगा, और V रेज टू द पावर गामा माइनस 1, एक पावर कम हो जाती है डिफरेंशिएशन में, इनटू में V का अलग से लिखा dV, प्लस अब की बार V रेज टू द पावर गामा एज इट इज और dP, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बेसिकली यहां से अपने को एक चीज और समझ में आ रही है, ये जो टर्म है गामा P V रेज टू द पावर गामा लिखो, V रेज टू द पावर माइनस 1 लिखो, माइनस 1 जिसको आप लिख रहे हो उसको आप लिख सकते हो डिवाइड बाय V, और dV इज इक्वल्स टू यहां पे माइनस ऑफ V रेज टू द पावर गामा और dP बन गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखिए ये और ये कैंसिल हुआ, बचा क्या है, अपने को क्या चाहिए है, dV बाय dV निकालना है, dP बाय dV स्लोप जिसको आप बोल रहे हो, dP बाय dV ये चाहिए हमें। ठीक है, इसको आप dP बाय dV भी कह सकते हो, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये देखिए जो चीज बची है उसको लिख देते हैं माइनस ऑफ गामा टाइम्स P बाय V, इसके बराबर आ रहा है। ये स्लोप आ गया बेटा, एडियाबैटिक कर्व का स्लोप आ गया ये। लेकिन एक बात याद रखो, ये dP बाय dV इज इक्वल टू गामा टाइम P बाय V, P बाय V किसका स्लोप था, याद करो, माइनस का P बाय V किसका स्लोप था, आइसोथर्मल कर्व का। तो यानी मैं यहां पे एक रिजल्ट लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व is equals to gamma times the slope of isothermal curve। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अगर आपको एडियाबैटिक कर्व निकालना है, एडियाबैटिक कर्व का स्लोप कैलकुलेट करना है, तो आइसोथर्मल का जो भी स्लोप होगा उसको गामा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एडियाबैटिक आ जाएगा। ठीक है, और यहां से एक चीज और भी आपको पता चल रही होगी, वो क्या है, वो क्या चीज है, बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस यहां पे ही निकाल देते हैं, इससे पहले यहां पे ही निकाल देता हूं बल्क मॉडुलस। देखिए कैसे, आप जरा इसी में नजर डालो, मुझे क्या चाहिए है, इसी में से dP बाय dV, और ये V यहां आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा P आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं dP बाय dV ओवर V, जिसको आप लिख रहे हो बल्क मॉडुलस, ये किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ गामा P, माइनस ऑफ गामा P। ठीक है, और माइनस ऑफ गामा P या फिर माइनस भी इस साइड में ले आओ, क्योंकि यहां माइनस में होती है टर्म, ये माइनस यहां ले आई, तो बल्क मॉडुलस जो है वो कितना आ गया इसका, बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स दी P आ रहा है। ठीक है, यानी यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसका जो बल्क मॉडुलस आएगा किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो किसके बराबर आ रहा है, गामा टाइम्स दी P। ठीक है, और आइसोथर्मल में क्या आया था उसका भी रेशियो बना लीजिए, एडियाबैटिक और बी आइसोथर्मल, अगर हम देखें इनका रेशियो क्या आएगा, बी एडियाबैटिक का गामा टाइम्स दी P है, और इसका सिर्फ P आया था, तो ये आ जाएगा गामा रेशियो 1, गामा रेशियो 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या है, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। अपने को पता है स्पेसिफिक हीट, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 है, स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगी गैसेस की, 0।
हम गैसेस की स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं जो वेरी कर रही है, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट फिक्स होती है। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ हमने स्टडी किया था, जिसके अंदर जो सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 3 टाइम्स दी गैस कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर वर्क डन कैलकुलेट करें तो वर्क डन पीडीवी अगेन V1 से V2 वॉल्यूम में भी इसको कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं। V2 हमारा V1 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और P इज इक्वल्स टू मैंने लिखा K बाय V रेज टू दी पावर गामा। ये कहां से लिखा देखिए, याद कीजिए इक्वेशन के अंदर हमने PV रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट बोला, यही था। या मैं ये लिखूं कि P इज इक्वल्स टू K अपॉन V रेज टू दी पावर गामा, ये लिख सकते हैं। तो मेरे पास में K अपॉन V रेज टू दी पावर गामा dV। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में K तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन V1 से V2 तक। ठीक है, अब 1 बाय गामा है V की पावर माइनस ऑफ गामा और dV। ठीक है, अब ये टर्म क्या निकल के आएगी, अब ये टर्म क्या निकल के आएगी, देखो भाई K टाइम्स, और इसको मैंने क्या लिखा, गामा आगे आ जाएगा। सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे, एक पावर ऐड करेंगे, V रेज टू दी पावर एक ऐड करेंगे, ऐड करने पे ये बना, सेम पावर हम नीचे लिखेंगे और उनकी पावर लिमिट जो है V1 से V2, V1 से V2 ये लिख दिया। ठीक है, अब फाइनली मैंने इसको क्या किया, दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, इसकी पावर चेंज की जा सकती है। तो जो टर्म जो ये बनी है इसी को मैं लिख सकता हूं K इंटू V रेज टू दी पावर गामा माइनस 1, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्लियर है। और इसी को आप V2 लिख सकते हो माइनस K इंटू V1 गामा माइनस 1, और यहां गामा माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब K की वैल्यू मैं कहां से पुट करूंगा, K की वैल्यू आप ये लिख सकते हो, देखो P1 V1 इज इक्वल्स टू R T1 लिख सकते हो इसको, और P2 V2 को क्या लिख सकते हो, R T2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो यहां यूज किया ही है। और K की फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, K को आप और क्या लिख सकते हो, ये जो K है इसका फॉर्मूला आप कहां से लिखोगे, P1 V1 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा, यही लिख सकते हैं। एक बार हम 1 के लिए लिखेंगे, एक बार 2 के लिए। तो 2 के लिए मैंने लिखा तो ये वैल्यू जो है क्या बन जाएगी, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको सोल्व करके देखोगे ओवरऑल K की वैल्यू अगर आप यहां पे 2 है तो K को 2 वाली वैल्यू पुट करनी है, P2 V2 रेज टू दी पावर गामा। तो बेटा देखो वहां पे क्या बनेगा, उस जगह के लिए मैं ये सोल्व कर रहा हूं अलग से, ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है K इंटू K की वैल्यू मैंने लिखा P2 V2 रेज टू दी पावर गामा, और वहां पे है V2 रेज टू दी पावर गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 करेंगे तो गामा से गामा कैंसिल, और V2 की पावर नीचे जा रही है, -1 रह रहा है। ठीक है, उसमें भी एक और आएगा, और इसको सोल्व करेंगे अल्टीमेटली P1 V1 यहां गलत कर दिया हमने, पावर उल्टा कर दिया। ये पावर देखो 1 माइनस गामा था यहाँ, इसको ठीक करो, ये 1 माइनस गामा है और यहाँ पे भी 1 माइनस गामा है। ठीक है, अब देखो अब ठीक हो जाएगा, ये टर्म क्या आएगी, 1 माइनस गामा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P2 V2 और V2 यहां 1 और नीचे V2 की पावर गामा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचेगा, P2 V2 बच गया सिर्फ, यानी P2 V2, ये देखो इस तरीके से, ऐसे ये P1 V1 माइनस का साइन लिया है तो पहले V2 वाली टर्म जो है इसको 1 वाली टर्म ले लो। ठीक है, क्योंकि ये V2 वाली मैंने टर्म लिखी है, यहाँ नीचे गामा माइनस 1 किया है तो ये 1 करो और इसको 2 करो, तो ये बन जाएगा, शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पे। सो फाइनली आपको रिजल्ट याद रखना है nRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, और एक चीज और,
जो वर्क डन है वो इन पैरामीटर पे ध्यान से देखिए डिपेंड कर रहा है, गामा -1 पे डिपेंड कर रहा है, गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अब जो जितना ज्यादा गामा की वैल्यू होगी वर्क डन उतना ही कम होगा। मोनोएटमिक गैस का गामा जो है सबसे ज्यादा, डायटोमिक के उसके बाद फिर ट्राइएटमिक का सबसे कम। तो मोनोएटमिक का गामा ज्यादा है, इसका मतलब वर्क डन जो है कम होगा मोनोएटमिक के लिए, डायटोमिक के लिए उससे ज्यादा, ट्राइएटमिक का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है T1 - T2। ठीक है, तो ये है। इसी तरीके से सारे ग्राफ को एक सिंगल ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं, सारे ग्राफ्स को यहां बना सकता हूं मैं। मान लो ये एक पीवी ग्राफ मैंने ले लिया, पीवी। एक ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा, आइसोबारिक प्रोसेस जिसको आप बोलोगे। एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक बनेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, ये आइसोकोरिक होगी। ठीक है, और एक ग्राफ जो है आप यहां से ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। एक ग्राफ और मैंने बना दिया, ये लो ऐसा। ये मैंने कई ग्राफ बना दिए, पीवी ग्राफ बनाए हैं, लेकिन इनमें कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है देखिए ध्यान से। अगर आप नजर डालो तो ये वाला ग्राफ जो है, इसको मैंने फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ ग्राफ है हमारा। फर्स्ट ग्राफ बिल्कुल सीधा जो वर्टिकल है प्रेशर के अलोंग, इसको हम कहेंगे फर्स्ट ग्राफ हमारा है आइसोकोरिक प्रोसेस। नंबर 2, दूसरा जो है ये ग्राफ कौन सा हो, तीसरा कौन सा हो, इनमें कंफ्यूजन है, इसको अभी इकट्ठा लिखेंगे। पहले चौथे की बात करते हैं। चौथा साफ साफ दिख रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी आइसोबारिक, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। लेकिन अब बात आती है ये दो ग्राफ, इन दो ग्राफ में दोनों के अंदर अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में इन दोनों ग्राफ में से स्लोप किसका ज्यादा है, जिसका स्लोप अभी हमने सीखा था एडियाबैटिक कर्व जो है उसका स्लोप गामा टाइम्स आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। तो इन दोनों में से एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है। तो ये कैसे पता चलेगा, स्लोप आप अगर देखोगे तो एक ही पॉइंट के ऊपर इनका एंगल जो है हम लेके चेक कर सकते हैं। देखिए ये देखिए मैंने पॉइंट एक ही चूज किया है, ये पॉइंट चूज किया, ये पॉइंट चूज किया और ये पॉइंट। अब इसका एंगल देखोगे तो बहुत कम है, इसका एंगल ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा वो एडियाबैटिक, तो ये एडियाबैटिक कर्व हुई और ये आइसोथर्मल। ठीक है, ध्यान रखिए ये सारी चीज क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं। तो आपका सेकंड जो कर्व है, सेकंड जो कर्व है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है और जो थर्ड ग्राफ है वो आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एक और, वर्क डन जो है किस केस में ज्यादा है किस केस में कम है, वर्क डन निकालना आ जाता है कई बार। देखो बेटा वर्क डन जो है एरिया अंडर कर्व होता है पीवी ग्राफ के अंदर, इसको मैंने कहा प्रेशर, इसको कहा वॉल्यूम। तो ये ग्राफ है, इस ए बी ग्राफ के अंदर, इस ए बी कर्व के दौरान मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, पी डीवी। तो वर्क डन जो यहां से निकल के आएगा वो वर्क डन है इसका एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व, और वो एरिया अंडर कर्व जो भी होगा, जो एरिया मैंने कहा मतलब चाहे वो जो भी हो, ये वाला एरिया जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ये एरिया मुझे पता हो तो मैं ए बी का वर्क डन पता चल जाएगा। यानी मैं ये लिख सकता हूं वर्क डन ए बी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ए बी ग्राफ, ए बी कर्व। ठीक है, इतना वर्क डन होगा।
अब जितना ज्यादा एरिया अंडर कर्व होगा उसका वर्क डन उतना ही ज्यादा। पीवी ग्राफ के अंदर यहां पे नजर डालते हैं, देखो अगर इस जगह से यहां पे स्लोप जो है किसका ज्यादा है, एक ही पॉइंट से अगर ये स्टार्ट होते तो एरिया किसका ज्यादा होना था वो चेक करते हैं हम। यहां ग्राफ मैं बना देता हूं सेम टाइप का, ठीक है। ये मान लो प्रेशर के लिए हो गया, ये आइसोकोरिक, और ये एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कर्व हो गई, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये फोर्थ ग्राफ है, मान लो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम। अब इनमें वर्क डन सबसे ज्यादा किसके अंदर है? फर्स्ट जो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस है, उसमें तो वर्क डन 0 है, यानी W1 जो है वो तो 0 है पक्का। फिर बात आती है सबसे ज्यादा वर्क डन, एरिया अंडर कर्व सबसे ज्यादा किसका होगा? सेकंड वाले का, क्योंकि इसके नीचे ग्राफ में जो है एरिया ज्यादा होगा। फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का। तो सबसे ज्यादा वर्क डन जो है W2 का है, देन उसके बाद W3, देन उसके बाद W4, और लास्ट में आएगा आपका W1। मतलब ये ऐसे इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। एक्सपेंशन के दौरान है ये केस, ये ड्यूरिंग एक्सपेंशन। लेकिन ड्यूरिंग कंप्रेशन अगर अपने को निकालना होता तो कंप्रेशन में फिर ये ग्राफ अपनी जगह बदल लेते, ये ग्राफ यहां बनता और ये यहां बनता, बस बाकी सारे सेम रहते। उस केस में भी प्रेशर वाला जो W2 है सबसे ज्यादा होता, ये W4 यहां आ जाता और W3 यहां, और W1 सबसे लास्ट में ही रहता, ठीक है। समझ आ गई बात। और क्लोज लूप के लिए अगर कोई भी ग्राफ बन जाए, कोई पीवी ग्राफ क्लोज लूप के लिए बना रखा है, ये P और ये V क्लोज, तो आप ये देखिए कि इसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें। इसमें जो भी वर्क डन होगा क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज अगर है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज अगर बन जाए तो नेगेटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव वर्क डन होगा। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव होगा। इसका वर्क डन निकालने का तरीका क्या है? फिर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाए तो वर्क डन कैसे निकालोगे? इस तरह के क्वेश्चंस का वर्क डन निकालने का तरीका है, आप ये कैलकुलेट कीजिए और ये कैलकुलेट कीजिए, इधर से ये कैलकुलेट कीजिए, इधर से ये कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और एरिया इसका जो भी है, शेप कैसी है, शेप पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है। इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसकी आर निकाल सकते हो, चाहे आर V की फॉर्म में आए या P की फॉर्म में आए। आपको R पता चल गया, एरिया अंडर कर्व पता चल जाएगा, एरिया अंडर कर्व में यही एरिया आएगा, यही वर्क डन होगा, यही किसके बराबर होगा? इसका जो भी होगा वो वर्क डन W होगा। शेप कैसी भी हो, चाहे वो ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है ऐसी, इस पूरे का A B और C का, ABC के फॉर्म में अगर वर्क डन पूछ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बताया उसने, पहली बात तो एंटी क्लॉकवाइज लिया तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो सबका आएगा, ठीक है। तो सबका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो इसका जो भी एरिया होगा इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ए इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यहां से निकालेंगे। ये अगर आपको पता चल गया तो इसका एरिया अंडर कर्व पता चल जाएगा, यानी वर्क डन पता चल गया। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर पूरा एंजॉय किया होगा, लेंथी जरूर था लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज आज आपने सीखी। जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उनके अंदर वर्क डन कितना होता है। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा वो भी बता सकते हो क्या? साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस कौन सी बताई थी मैंने? साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होती है? 0। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। वर्क डन इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा क्यू से अपने को पता चल जाएगा। सो वेल, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको बहुत सारे नए फंडे जो है जानने को मिले होंगे, और जो बच्चे खास करके जिन्होंने केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारी चीज मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड भी पढ़ाई है। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स अलग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें होगा तो यहाँ कुछ अलग से एक्स्ट्रा होगा, लेकिन चीज जो है थर्मोडायनेमिक्स की वही है। तो आई होप कि सारे फंडे कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाए आज समझ आए होंगे।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।